हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो, हम 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा का अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो लेक्चर है ये पार्ट नंबर 6 है इस चैप्टर में। पिछले टर्न पर आप देखे थे कि हम प्रतिरोध युक्त परिपथ के बारे में बात कर चुके थे। आर परिपथ मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं और कल के लेक्चर में मैंने आपको 3 तरह के कंपोनेंट भी पढ़ाए थे, आर, एल, सी। इनसे संबंधित जितनी भी बातें हो सकती हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर करवा दिया है। क्लियर? अब जो हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे इस लेक्चर में वो हमारा दूसरा सर्किट होगा। उसका नाम है बच्चों शुद्ध, कौन सा बताओ? प्रेरकत्व युक्त परिपथ, जिसे हम शॉर्ट में एल परिपथ भी कह सकते हैं। एल परिपथ भी कह सकते हैं, समझे आप? तो सबसे पहले आपने प्रतिरोध युक्त परिपथ की बात करी, आर की। अब हम एल की कर रहे हैं और फिर हम सी की बात करेंगे, ठीक है ना? तो हमारा विचार आज 2 सर्किट पढ़ने का है। कौन कौन से? एल और सी, ठीक है ना? तो पहले तो दोनों सर्किटों को ढंग से समझने का प्रयास करें अपन कि होता क्या है। अब इसमें नाम आया है भैया एल परिपथ। एल का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि हम कुंडली के बारे में बात करेंगे। एक कुंडली ली मैंने जिसका स्वयं प्रेरण गुणांक एल होगा और उस कुंडली को हमने कनेक्ट कर दिया है किससे? एक एसी स्रोत से। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? चूंकि कल आपने आर परिपथ पढ़ा था तो एक प्रतिरोध को एसी सोर्स से कनेक्ट किया। अब हम एल परिपथ पढ़ रहे हैं तो कुंडली को एक एसी स्रोत से कनेक्ट करेंगे और आप समझ चुके होंगे। अगर मैं सी परिपथ पढ़ूंगा तो संधारित्र को एसी स्रोत से कनेक्ट करूंगा। अच्छा, ये कुंडली और ये एसी सोर्स, इसकी वोल्टेज मैं मान लेता हूं कितनी? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। और लास्ट टारगेट आपको पता है बच्चों कि आपको निकालना है करंट का समीकरण। यही काम तो आपने आहार परिपथ में किया था। वोल्टेज लेके चले थे आप बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी और आपने करंट का समीकरण प्रूफ किया था जो कितना आया था? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, सोचना कैसे। मान लो कि परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है? आई। कल भी सेम स्टेप माना था, पर जब आप सिर्फ प्रतिरोध की बात कर रहे थे बच्चों तो प्रतिरोध का वोल्टेज आपने V बराबर आई आर निकाला, आई आर, और उसको आपने बी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर किया। पर अब सुनना ध्यान से, आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ लिया है। कुंडली का जो वोल्टेज है, यानी कि अगर मैं बी एल की बात करूं, बी एल मतलब कुंडली का वोल्टेज, तो इसका एक सूत्र होता है एल डी आई बटा डी टी। क्या सूत्र है? एल डी आई अपॉन डी टी। याद करो चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ा है। चैप्टर नंबर 9 में जब मैंने स्वयं प्रेरकत्व पढ़ाया था तो मैंने कहा था फाई समानुपाती आई, फाई बराबर एल आई, और फैराडे ने कहा है कि ई जो है वो डी फाई अपॉन डी टी है। तो ई इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, फाई की जगह एल आई जमा दूंगा। अब चूंकि एल कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ये बात समझ में आई ना? वोल्टेज ही तो एक तरीके से प्रेरकत्व का। अगर आप कुंडली के वोल्टेज की बात करते हो तो सूत्र क्या है भाई? एल डी आई अपॉन डी टी। यहां तक कहानी सबको समझ में आ रही है ना? आपने एक कुंडली ली, उस कुंडली को आपने एसी स्रोत से कनेक्ट किया। 2 स्टेप बिल्कुल कल की तरह सेम है। फिर आपने क्या किया बच्चों? पूरा स्रोत का वोल्टेज मान लिया बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी।
धारा आपने आई मानी, तो कुंडली का वोल्टेज कितना निकल के आया, एल डी आई अपॉन डी टी। और आप जानते हो कि कुंडली का वोल्टेज तो इस स्रोत के वोल्टेज के बराबर आएगा, क्योंकि कुंडली अपना पूरा का पूरा वोल्टेज, सॉरी बैटरी अपना पूरा का पूरा वोल्टेज कुंडली को ही तो देगा। सारे आंकड़े जमाओ, कुंडली के वोल्टेज की जगह पर एल डी आई अपॉन डी टी, और स्रोत का वोल्टेज है बी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें तो करंट निकालना है, कैसे भी करके हमें तो करंट यानी कि विद्युत धारा निकालनी है। अब आप सोचें हैं, चूंकि कल तो आपको डायरेक्ट आई दिख गया था, आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया, पर यहां नहीं निकलेगा। डी आई है ना, पहले तरफ डी आई को निकालो। डी आई कैसे, डी टी यहां से हटाऊंगा, ऊपर गुणा हो जाएगी, और एल का मुझे डिवाइड करना होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आप यहां से डी आई निकालते हो तो क्या डी आई बी नॉट बटा एल साइन ओमेगा टी डी टी आएगी। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? सोचते जाओ, स्टेप बाय स्टेप सोचना है। कुंडली का वोल्टेज कितना है, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। स्रोत का वोल्टेज, सॉरी, कुंडली का वोल्टेज कितना है, एल डी आई अपॉन डी टी। चूंकि स्रोत का वोल्टेज कुंडली के वोल्टेज के बराबर आएगा, तो हमने एल डी आई अपॉन डी टी को वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखा, वज गुना करके देखा, आपने डी आई निकाल लिया। अब अगर टोटल आई चाहिए, कुल आई चाहिए, तो यहां आपको समाकलन करना होगा। सोचिए, डी आई का जब समाकलन करोगे तो डी आई का समाकलन कितना आ जाएगा, आई। सब जानते हैं इस चीज को। चूंकि समाकलन आप टी के एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो टी की टर्म को छोड़कर बाकी चीज को बाहर निकाल लो। बी नॉट बटे एल कहाँ जाएगी, बाहर, और अंदर साइन ओमेगा टी डी टी। आगे देखिए, आई इज इक्वल टू बी नॉट बटे एल। सबसे पहले आपने समाकलन किसका किया, साइन का। सबसे पहले आप समाकलन किसका करोगे, साइन का, और साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस। सब जानते होंगे भाई, साइन का समाकलन कितना आता है, माइनस कॉस। देखो, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का और करना है, ओमेगा भाग जाएगा, इसका समाकलन में भाग देना पड़ता है ना। आई इज इक्वल टू, ये माइनस बार आई जाएगा, बी नॉट बटे ओमेगा एल और कॉस ओमेगा टी। यहां तक कहानी समझ में आई ना आप सबको? भाई शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ है, आपने कुंडली ली, उसको एसी सोर्स से जोड़ दिया। एसी सोर्स का वोल्टेज क्या मानते हैं, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। चैप्टर नंबर 9 में प्रूव कर चुके हो आप इस चीज को। और कुंडली का खुद का वोल्टेज कितना होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। ध्यान रखना, याद भी होगा आपको। परिमाण की बात कर रहा हूं इसलिए चिन्ह नहीं आया, दोनों को मैंने बराबर किया, यहां तक आया। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब विचार करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो सुनिए, आई इज इक्वल टू माइनस बी नॉट अपॉन ओमेगा एल दिख रहा है क्या? और याद करो, ओमेगा एल तो मैंने कल के वीडियो में पढ़ाया था आपको। मैंने कल आपको दो प्रतिघात पढ़ाए थे। कल मैंने आपको दो प्रतिघात पढ़ाए थे, एक तो एक्स एल और दूसरा एक्स सी। एक्स एल का सूत्र होता है ओमेगा एल, और एक्स सी का होता है 1 ओमेगा सी। तो ओमेगा एल को क्या मैं एक्स एल पुट कर दूं क्या, एक्स एल पुट कर दूं क्या, हाँ या ना? और सुनो, जब आप वोल्टेज का समीकरण लेके चले हो तो वो बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी था। मतलब जो वोल्टेज का समीकरण है इसमें साइन आ रहा है, और करंट के समीकरण में कॉस आ रहा है। पर चूंकि अगर आप साइन लेके चले हो ना, तो करंट का समीकरण भी साइन में ही होना चाहिए। अब सुनना, कॉस थीटा मान लो, और बच्चों कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं। मैथ वाले जानते होंगे, बायो वाले भी इतना जानते होंगे। खैर, कॉस थीटा को मैं या तो
90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। दो ही तरीके हैं, तीसरा तक को तरीका नहीं है। कॉस थीटा को मैं चाहूं तो π/2 माइनस ओमेगा टी कर सकता हूं, या कोई बच्चा कहे सर ऐसा करो, इसको सुनो, माइनस B0 अपॉन XL तो ठीक है क्योंकि ओमेगा L XL है। आप इस चीज को साइन 90 माइनस थीटा ना लिखकर सर जी साइन 90 प्लस थीटा, दोनों ही सही है भाई। अभी तो देखते हैं इनमें से लास्ट में एक ही सही रहेगा, उसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, पर फिलहाल सोचें आप, इससे अधिक तो कुछ संभव है ही नहीं है भाई। इसका सोर्स का वोल्टेज आप जानते हो, कुंडली का पता है आपको, इक्वल करता गया DI निकाल लिया, समाकलन किया, नॉर्मल I पे आ गया। अब चूंकि आया कॉस है, चाहिए साइन, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के दो ही तरीके तो हैं। आगे देखो, I इज इक्वल टू, सबसे पहली बात तो ये I0 बन गया, सबसे पहली बात तो ये क्या बन गया आपका I0। और I0 कैसे बन गया ये, जरा ओम के नियम को याद करना। B बराबर कितना होता है IR, तो I कितना आता है B अपॉन R। चूंकि B0 बटे R का मतलब प्रतिबाधा है, और याद करो जो L परिपथ होगा, L परिपथ जो होगा उसकी प्रतिबाधा XL ही तो होगी भैया, XL L परिपथ की प्रतिबाधा है। तो इस चीज को मैं I0 जमा सकता हूं, और इस माइनस को अंदर भेजूं अगर मैं, तो साइन अंदर माइनस जाएगा तो माइनस का ओमेगा टी तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस की टर्म माइनस की हो जाएगी। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? और अगर जरा इसको देखें तो समीकरण कितना मिला देखना, ये I0 बन जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। हाँ या ना? सवाल पैदा हुआ साहब, इसे सही मानूं कि इसे सही मानूं? तो मैंने कहा आप कलांतर निकाल के देखो, कलांतर वोल्टेज का कोण कितना है ओमेगा टी। अगर मैं इसकी बात करूं, वोल्टेज का तो ओमेगा टी है, और इसका है ओमेगा टी माइनस π/2। ब्रैकेट खोल के देखूं तो ऐसा दिखेगा, और ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, कितना बचेगा π/2। पहला समीकरण मानते हैं तो कलांतर कितना आया π/2, और अगर इसको सही मानूं तो कलांतर कितना आएगा चेक करना। वोल्टेज का कोण ओमेगा टी, और इसका कौन है माइनस π/2 माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी प्लस π/2। एक बात बच्चों मैं आपको बता दूं कि कलांतर फिक्स होना चाहिए, समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए। पर क्या इसमें कलांतर समय पर डिपेंड कर रहा है? मतलब ये गलत है और मतलब ये सही है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो कैसा है गलत, और ये वाला पोर्शन कैसा है सही। करंट का समीकरण। अब सवाल ये पैदा हुआ सब ठीक है, पर एग्जाम में पता कैसे चलाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है? तो हमारी ट्रिक ये कहती है हमको ये तामझाम करना ही नहीं है। ये तो एक हल्का सा एक समझाने का तरीका था, आप समझिए बात को। ये तामझाम कुछ नहीं करना अपने को, यहां तक तो आप आ ही जाओगे भाई, यहां तक तो आप कर ही लोगे। इसके बाद क्या करना है सोचना। I इज इक्वल टू I0 बन गया ना ये, साइन देखो ट्रिक क्या कहती है। अब दो चीज है मेरे पास, π/2 प्लस थीटा के π/2 माइनस थीटा, क्या लिखूं? जो बाहर चिन्ह है इसके बाहर माइनस का चिन्ह है, ये ट्रिक है, कोई नियम नहीं है ओमेगा टी। और अगर बाहर कोई चिन्ह ना होता या प्लस का होता तो आप इस चिन्ह को प्लस का ही जमाते, बस। अब माइनस को अंदर ढकेल दो, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये करंट, हमारा टारगेट यही है कि जब आपको वोल्टेज का समीकरण तो लेकर चलना है और करंट प्रूफ करना है। जब आपने R सर्किट पढ़ा था तो करंट कितना आया था, वोल्टेज आप B बराबर B0 साइन ओमेगा टी लेके चले थे, और करंट आपने कितना प्राप्त किया था, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यहां तक कहानी समझ में आई सबको? एक बार, चूंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा अदरवाइज, इसे नोट करें एक बार, यहां तक मैं नोट कराऊंगा मेरे साथ साथ। अभी बातें बहुत है समझने की, कलांतर कितना है, शक्ति वेग कितना है, ग्राफ वगैरह बहुत कुछ पढ़ना है अभी तो इसमें। तो आप अपने भैया नोट निकालो, कॉपी निकालो अपनी, चलो।
और सभी हेडिंग लगाओ। देखो, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ, दूसरा सर्किट है ये हमारा। शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ या फिर एल परिपथ। शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, एल परिपथ। ठीक है, तो लिखो, माना केवल कुंडली जोड़नी है और कुंडली का होता है स्वयं प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरकत्व। माना एल स्वयं प्रेरण गुणांक वाली कुंडली, माना एल स्वयं प्रेरण गुणांक वाली कुंडली चित्रानुसार प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है, जिसकी वोल्टता, और आप सोर्स की वोल्टता क्या मानते आए हो, B = V0 sin ओमेगा टी। बताओ यहां तक खेल समझ में आया कि नहीं आया? साथ में एक चित्र भी बना दें इसका। ये तो हो गई कुंडली और ये हो गया AC सोर्स, एल स्वयं प्रेरण गुणांक वाली कुंडली, और ये हो गया हमारा AC स्रोत। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल कल वाली लैंग्वेज कॉपी करूंगा 100%, जहां तक पॉसिबल रहेगा। ठीक है, यहां तक कि आपने क्या किया है, एल स्वयं प्रेरण गुणांक की कोई कुंडली मान ली है, प्रत्यावर्ती स्रोत से उसको जोड़ दिया है, जिसकी बोल्डता है B = V0 sin ओमेगा टी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब कुंडली में कितनी बोल्टता पैदा होगी, तो उसके लिए आप मान लो कि माना परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है, अतः कुंडली के सिरों पर वोल्टता क्या, इसको हम BL नाम दे दें, BL कुंडली की वोल्टता, और कितना L DI/dt समीकरण नंबर 2। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए आप भाई चैप्टर नंबर 9 जिन बच्चों ने देखा है उनके लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फैराडे ने सेकंड नियम में कहा था E = d∅/dt, और फाई बराबर होता है Li। L कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये सूत्र आप बना सकते हो आराम से। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखना, चूंकि जो कुंडली का वोल्टेज है वही स्रोत का वोल्टेज है, तो VL कितना आता है साहब, L DI/dt V0 sin ओमेगा टी। क्लियर है यहां तक? अब आपको आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि हम करंट कैसे निकालें। तो इस सूत्र में करंट से संबंधित क्या दिख रहा है, पढ़ के देखो ध्यान से। आपको DI नजर आएगा, तो हमारे दिमाग में आ गया, और ऐसा करो कि पहले तो घुमा फिरा करके DI निकाल लो, और DI से I निकालने के लिए समाकलन कर देना। जैसे DX से X आता है उसी प्रकार। तो बच्चों मैंने यहां से देखना dt का गुणा किया और L का भाग दिया, आप समझ के होंगे, इतना सब जानते हैं। तो DI निकल के आया B0/L साइन ओमेगा टी dt। अतः क्या मैं I निकाल सकता हूं? इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो DI का कितना हो जाएगा, I। ठीक है, T के रेस्पेक्ट में, यही टर्म तो है T के रेस्पेक्ट में।
इसके अलावा क्या बच गया, बी नॉट बटे एल कहाँ जाएगा बाहर, समाकलन में साइन ओमेगा टी डी टी। बताओ यहां तक कोई भी समस्या हो तो आपको बिल्कुल सिंपल अपने नियम चलना भाई आप, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि I इज इक्वल टू, बच्चों बी नॉट बटे एल को चुपचाप बाहर रहने दो, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। समाकलन करें साइन ओमेगा टी का। सबसे पहले समाकलन किसका होगा, साइन का, और साइन का समाकलन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना आ जाएगा, ओमेगा। मीन्स ये हुआ कि I इज इक्वल टू माइनस बी नॉट, ओमेगा को बाहर निकालू तो ओमेगा एल इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। और आप सब जानते हो बच्चों ओमेगा एल तो साहब एक्स एल होता है, और एक्स एल का मतलब आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, प्रेरणिक प्रतिघात। याद आया क्या कुछ, कल का लेक्चर याद हो तो, प्रेरणिक प्रतिघात। अच्छा, मीन्स I इज इक्वल टू माइनस, इसको आप बी नॉट अपॉन एक्स एल जमा दो, और कॉस ओमेगा टी है ना, साइन में कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि वोल्टेज का समीकरण साइन की फॉर्म में है, और जो वोल्टेज का हाल है वही करंट का भी होना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। तो फिर जो करंट में कॉस आया है इसको मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट करने के दो तरीके मुझे आते हैं, एक तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, और एक साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। तो बच्चों देखो साइन तो आएगा ही, पाई बाई टू भी आएगा, बाहर चिन्ह माइनस का है तो माइनस ओमेगा टी, अगर बाहर प्लस का होता तो प्लस ओमेगा टी। आगे बढ़िएगा, देन I इज इक्वल टू, क्या ये I नॉट बन जाएगा, और साइन इस माइनस को अंदर भेजूंगा तो ओमेगा टी तो प्लस का, और ये माइनस पाई बाई टू। ये बात समझ में आई कि नहीं है, आप तो ये बताइए। आप समीकरण किसका लेके चले थे, वोल्टेज का, जिसकी कला ओमेगा टी थी, और आपने समीकरण किसका निकाल लिया, करंट का निकाल लिया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है कि शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ में, यानी कि एल परिपथ की मैं बात कर रहा हूं, तो शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ में कलांतर कितना है वो देखें आप, है ना। तो वोल्टेज की कला कितनी है, ओमेगा टी, और धारा की कला कितनी है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, है ना, इसकी कला ओमेगा टी और इसकी कला ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो वोल्टेज और करंट में जो डिफरेंस है वो पाई बाई टू का है। तो एक बात तो ये समझ में आई कि कलांतर पाई बाई टू है। दूसरी बात, कौन आगे है कौन पीछे है, तो इसकी कला ओमेगा टी है और इसकी कला ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। मतलब जो करंट है वो पाई बाई टू कौन कम है, यानी कि पीछे है वोल्टेज से। तो दो तरीके हैं बोलने के, तो कितने तरीके से बोल सकता हूं कि एल सर्किट में कलांतर पाई बाई टू है, सत्य है पर आंशिक सही है। एल परिपथ में करंट वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे है, या इस बात को ऐसे कहो कि वोल्टेज करंट से पाई बाई टू कोण आगे है, एक ही बात है। शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता, चलो मैं ये ले लेता हूं, प्रत्यावर्ती वोल्टता कॉमा प्रत्यावर्ती धारा से जो भी है वो आई से पाई बाई टू कोण आगे होता है। धारा से पाई बाई टू कोण आगे रहता है। तो उम्मीद है आपको अब एल सर्किट तो बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो एल सर्किट में क्या क्या देखा आपने? आपने एक कुंडली ली, उस कुंडली को आपने एक एसी स्रोत से कनेक्ट किया है ना। कुंडली का वोल्टेज मैंने माना V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी।
कुंडली के सिरों पर वोल्टेज कितना बन गया, एल डी आई अपॉन डी टी। दोनों को आपने इक्वल किया है, डी आई निकाला, उससे अपने आई निकाला है ना। और ये कन्वर्ट करना जरूर याद रखना कि कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए π/2 प्लस थीटा काम मिले या π/2 माइनस थीटा, है ना। तो एक बार तो आप इतना लिखो, चलो जल्दी से इसको पूरा लिखो, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके एक बार ढंग से इसको नोट कर लेना आप, है ना। आगे देखिए, एल परिपथ पे बात कर रहे हैं ना। आर में कलांतर 0 था और यहां कलांतर कितना आया, π/2। आगे देखिएगा भाई, कुछ और छोटी मोटी बातें देखें अगर इसके अंदर अपन, देखिए अगर हम बात करें शक्ति व्यय की, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ में शक्ति व्यय, तो शक्ति व्यय का एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, और थीटा यहां कलांतर होता है जो π/2 है, तो P इज इक्वल टू वी आई कॉस π/2, और कॉस π/2 कितना आता है, 0। इसका मतलब इसमें पावर लॉस 0 आएगा। पहली बात तो जो अपना एल परिपथ है, याद रहे आर परिपथ में शक्ति वह मैक्सिमम आई थी, P बराबर बी आई, और एल परिपथ में शक्ति वह कितना आएगा, 0। दो बातें हो गई छोटी छोटी। तीसरी बात, अगर मैं बात करूं इसके फेजर आलेख की, फेजर आलेख की ध्यान देना है ना कल वाली बातों पर। फेजर आलेख बनाने के लिए मैंने आपको यह बताया था, पहले तो अक्ष बना लिया करो आप, 4 बना लो, 2 बना लो, चलो 2 से काम चल जाएगा, बोले कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको एक्स अक्ष नाम दे दिया, इसको आपने वाई अक्ष नाम दिया। मैंने कहा था पहले आप वोल्टेज बना देना, तो ये ग्राफ तो किसका हो गया, वोल्टेज का, बी एल लिख दो भले से, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज का कोण समीकरण याद करो, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा, ओमेगा टी। अब अगर मैं करंट की बात करूं तो आप सोचना कि करंट तो π/2 कोण पीछे है, मैं लिखा है ना वोल्टेज π/2 कोण आगे है। अब वोल्टेज आगे है तो करंट पीछे होगा, कम होगा, और बच्चों कोण बढ़ाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है। अगर करंट, ये तो वोल्टेज का कोण हो गया, अगर करंट वोल्टेज की दिशा में है, जब तो मैं इसी लाइन के ऊपर करंट बना दूंगा जैसा कि मैंने कल बनाया था। करंट अगर π/2 कोण ज्यादा है तो इससे π/2 कोण एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, पर बच्चों यहां तो करंट π/2 कोण कम है, तो π/2 कोण क्लॉकवाइज घूमो। अब देखो पूरा π/2 है तो ये तो π/2 से तो कम तो है ही है, तो पूरा π/2 घूमने के लिए तो आपको इस ब्लॉक में आना होगा शायद। इन दोनों में ये कोण 90 डिग्री का दिखा देना है ना, वोल्टेज और इसमें π/2 कोण, और यहां लिखना आप करंट। ये इसका फेजर आरेख है। गलती बच्चे से फेजर आरेख में हो जाती है ना, और 1 नंबर का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फेजर आलेख बनाइए। मैं दोबारा बनाता हूं, देखना आप ध्यान से। फेजर आलेख में दोबारा बनाता हूं। सबसे पहले क्या करना है अपने को, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेना है, और ये बना लेना है अपने को वोल्टेज बी एल ओमेगा टी। यहां तक बात समझ में आई सबको। करंट को ध्यान से देखो, वोल्टेज का कोण कितना था, ओमेगा टी, और जो करंट है एल परिपथ की बात कर रहा हूं, π/2 कोण पीछे है, और पीछे का मतलब क्लॉकवाइज, कुछ यहां आना पड़ेगा और यहां लिखना पड़ेगा आपको करंट, और वोल्टेज से करंट तक 90 डिग्री सा लगना चाहिए। 90 डिग्री का कोण बना दो इस तरीके से। कहानी समझ में आई। तो ये अपना है फेजर आलेख। अब 2-3 बातें, छोटी छोटी बातें क्लियर हो रही होंगी। एक तो इसमें जो कलांतर है वो π/2 है, और π/2 तो समझ में आ गया, पर कौन आगे कौन पीछे,
तो याद रखिएगा वोल्टेज आगे है, धारा इसका मतलब पीछे हो गई, और फिर बनाया हमने फेजर आलेख। ठीक है, फेजर आलेख के साथ साथ एक किरण आलेख और देखो इसका बढ़िया सा, देखो किरण आलेख पूछ ले बाई चांस कभी कभार। देखिए दो किरण आलेख, इसमें ध्यान से देखना भाई ना, कंफ्यूजन रहता है इसमें बच्चों को। एल परिपथ का मैं किरण आलेख बनाता हूं। सोचिए, सबसे पहले एक साइन वाला ग्राफ तो बना ही दो आप। ये टाइम के रेस्पेक्ट में है, यहां 0 है, कहीं ना कहीं शिखर वोल्टेज B0 रहा होगा और नीचे -B0 रहेगा। तो एक तो 0 से स्टार्ट करके आप बना दो यहां तक। ये ग्राफ तो प्राप्त हो गया हमें वोल्टेज का। ठीक है, बात करें करंट की, जैसे प्लस वाली में B0 है तो कहीं ना कहीं करंट का I0 रहा होगा और इसका -I0 रहा होगा। अब बच्चों विचार करना, कल जब मैंने किरण आरेख बनाया था तो जहां से वोल्टेज स्टार्ट हुआ है, करंट को भी मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि जो R परिपथ होता है इसमें कलांतर 0 आया था, मतलब जो दशा वोल्टेज की है वही दशा करंट की है। पर अब की कहानी कुछ अलग है। अब वोल्टेज आगे है, मतलब वोल्टेज कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से। तो करंट पीछे होगा, और 0 से पीछे कौन है? माइनस वाली प्लस वाली संख्या रेखा बनाओगे तो 0 से पीछे वाली संख्या माइनस वाली होती है, यानी ग्राफ -I0 से स्टार्ट होगा। देखो 4 हिस्से कर लो इसके इस तरीके से, क्रिटिकल पॉइंट। ये समझ में आया ना आपको? ये 0 है तो ये माइनस पे है। अब अगले स्टेप में 0 से बढ़ के मैक्सिमम हो गया तो ये माइनस वाले पोर्शन से बढ़कर 0 हो जाएगा यहां पर। मतलब आप समझ चुके होंगे, -I0 से 0 हो जाएगा, फिर अगले पॉइंट पर 0 से कहां पहुंच जाएगा? I0, फिर I0 से वापस कहां आएगा? 0, और फिर वापस -I0 पर। इनको मिलाते हुए डैश डैश लाइन से ग्राफ रेखा खींच दो इस तरीके से। ये जो समीकरण बना है ये किसका है? करंट का। इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, मैं दोबारा बनाता हूं ना, आप बहुत ध्यान से देखना। देखिए दोबारा देखिए, किरण आरेख आप दोबारा देखें। तो किरण आरेख कैसे बनाएंगे देखना। सबसे पहले क्या करना है, बहुत सारे किरण आरेख आएंगे तो टेंशन की कोई जरूरत है नहीं है। खैर टी ले लें आप, है ना, और एक नॉर्मल ग्राफ प्लॉट कर दें आप कोई भी। तो चूंकि मैं पहले वोल्टेज का करता हूं तो इसे मैंने वोल्टेज का मान लिया, इसे वोल्टेज मान लिया, तो ये 0, ये कहीं ना कहीं प्लस का V0, और ये कहीं ना कहीं माइनस का V0, वोल्टेज बन गया। तो इसी तरीके से करंट भी तो बनाना है। ये 0 है तो ऊपर कहीं प्लस का I0 और ये कहीं माइनस का I0। ठीक है, अब सोचना ये है कि जब वोल्टेज आपने 0 से स्टार्ट किया, वोल्टेज आपने 0 से स्टार्ट किया, तो करंट को कहां से स्टार्ट किया जाए? करंट कहां से स्टार्ट करें? तो आप सोचो कि करंट तो π/2 कोण पीछे है, करंट तो वोल्टेज से π/2 कोण पीछे है। अब अगर वोल्टेज ही 0 से स्टार्ट हुआ है तो पीछे 3 ही क्रिटिकल पॉइंट आते हैं इसमें, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। करंट की बात कर रहा हूं तो -I0, 0 I0, वोल्टेज की बात करता तो 0 -B0, B0 है। समझ गए ना आप? इस तरीके से 4 हिस्से बना लिए लो इसके, आवर्तकाल के चौथाई में हिस्से में बांट दिया। तो अभी नेगेटिव है पहली लाइन पर, तो नेगेटिव से आगे बढ़ेगा तो कहां जाएगा? 0। अगली लाइन पर 0 से आगे बढ़ेगा कहां जाएगा? प्लस की वैल्यू तक, प्लस I0 तक। प्लस से ऊपर कुछ है नहीं है तो नीचे आएगा 0। और आप जानते हो जहां से स्टार्ट होना है खत्म भी तो वहीं करेंगे अपन, -I0 पर। इनको एक ग्राफ नुमा आकृति में आप मिला दीजिएगा इस तरीके से। ये जो ग्राफ बना ये किसका बन गया? I का। ऊपर वाला किसका दिया हुआ है? B का। और नीचे वाला ग्राफ किसका बन गया? I का। अब आप नोट कर लें। तो इस तरीके से आपका एक सर्किट और हो गया। कौन सा? L सर्किट। बच्चों R सर्किट के बजाय तो एक काफी अच्छा है, और 2-3 चीजें इसमें समझने योग्य भी हैं। क्लियर बात यहां तक है ना?
इसको नोट कर लो, ठीक है ना। तो ये अपना एक सर्किट और हो गया, कौन सा, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ, यानी कि हमने किसकी बात कर ली, एल परिपथ की। क्लियर है। आप इसको नोट करें जल्दी से, चलो एक बार इसको नोट करो, फिर अगला सर्किट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट, तीसरा सर्किट, क्योंकि दूसरे और तीसरे काफी हद तक एक जैसे हैं, बिल्कुल आप देखना बिल्कुल एक जैसे लगेंगे आपको, है ना, दूसरे और तीसरे। तो एक तो इसमें हमने पढ़ लिया शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, दूसरा हमने पढ़ लिया शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ, और बच्चों तीसरा हमारा है शुद्ध कौन सा, धारतीय युक्त परिपथ। कौन सा है बच्चों, शुद्ध धारतीय युक्त परिपथ, जिसे हम कहते हैं सी परिपथ। पहला शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, दूसरा शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ, और तीसरा है शुद्ध धारतीय परिपथ। तो बिल्कुल सेम कहानी, पहले समझें एक बार इसको, है ना। शुद्ध धारतीय परिपथ में आप एक संधारित्र लोगे, सीधी सी बात है। संधारित्र को आप कनेक्ट कर दोगे एक एसी स्रोत से, इतना तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सोर्स का वोल्टेज आप मान लोगे B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो करते हैं। और रही बात संधारित्र के वोल्टेज की, जब सिंपल प्रतिरोध था तो BR बराबर IR लगाया, जब सिंपल कुंडली थी तो BL बराबर LdI/dt लगाया। अब शुद्ध संधारित्र है तो संधारित्र का सूत्र क्या जानते हो आप, संधारित्र के बारे में तो एक ही सूत्र है, C बराबर Q/B, कोई दूसरा सूत्र ही नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में कम से कम 20 बार मैंने सूत्र लिखा है, C बराबर Q/B। ठीक है, तो क्यों ना यहां से Q का सूत्र निकाल लिया जाए, CV, और इसमें B की वैल्यू जमा दी जाए, तो Q कितना निकल के आएगा, C, B की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ यहां तक खेल समझ में आया कि नहीं आया। एक एक स्टेप सोचते जाओ, बहुत इजी बना देंगे इसको, है ना। सबसे पहले आपने एक संधारित्र लिया, संधारित्र को आपने एसी सोर्स से कनेक्ट किया, एसी सोर्स का वोल्टेज आपने B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी माना, C बराबर होता है Q/B, तो Q बराबर कितना आएगा, CB, और B की जगह आएगा साहब B नॉट साइन ओमेगा टी। Q आ गया, क्या आ गया, Q। अच्छा, पर हमें तो मतलब I से है, हमें तो करंट चाहिए, और आप जानते हो करंट का सूत्र होता है dQ/dt, मतलब इसका अवकलन करना होगा। देखो तीनों में तुलना करो, प्रतिरोध डायरेक्ट निकल के आ गया था R, कुछ नहीं करना पड़ा आपको। L में आपने समाकलन किया, और C में बच्चों आपको करना होगा अवकलन, मतलब d/dt, और Q की जगह आप CV नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू पुट कर दोगे यहां से। I इज इक्वल टू CV नॉट कॉन्स्टेंट है, कहाँ जाएंगे, बाहर। अवकलन के अंदर कौन बचेगा, d/dt साइन ओमेगा टी। और बच्चों अगर मैं अवकलन की बात करूं, सोचना, तो I इज इक्वल टू CV नॉट तो बाहर बैठ चुका है, साइन का अवकलन कितना आता है, कॉस ओमेगा टी, और गुणा करना होगा ओमेगा से। अवकलन समाकलन करता हूं तो भाग देना होता है, अवकलन में ओमेगा से गुणा मैंने यहां कर दिया, बात एक ही है। फिर देखो I इज इक्वल टू, क्या इसको मैं B नॉट अपॉन, आप याद करो इसको I नॉट पुट कर सकता हूं, कैसे, ओमेगा सी को क्या मैं नीचे 1/ओमेगा सी लिख दूं, भाई B नॉट बटे 1/ओमेगा सी, तो घूम फिर करके यही तो नजर आएगा। और रही बात कॉस ओमेगा टी की, तो क्या इसको साइन π/2, अब दो तरीके हैं आपके पास में, प्लस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी। तो मैंने कहा बाहर का चिन्ह देखकर फैसला लेना, बाहर नाम कुछ नहीं है, मतलब अंडरस्टूड है, प्लस है, तो फिर प्लस वाली विधि अपनाओ। आप माइनस निकाल के देखना, प्रॉब्लम आएगी आपको, है ना। इसको आप XC जमाओगे 1/ओमेगा सी, और ये पूरी टर्म बन जाएगी I नॉट,
देन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये करंट है। थोड़ी देर पहले देखो जब आपने आर परिपथ पढ़ा था तो करंट निकल के आया था आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब वोल्टेज और करंट एक ही दिशा में थे। फिर आपने एल परिपथ पढ़ा तो करंट निकल के आया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मीन्स करंट वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे था, या ऐसे कहो वोल्टेज करंट से पाई बाई टू आगे था, और अब करंट निकल के आया है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब अब करंट पाई बाई टू कौन आगे है, सी में। तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि जब आप आर सर्किट पढ़ो तो वोल्टेज और करंट एक ही दिशा में होंगे, जब आप एल पढ़ो तो वोल्टेज आगे होगा करंट से, ये आगे पाई बाई टू कौन, और जब सी पढ़ो तो वोल्टेज पीछे होगा किससे, करंट से। क्लियर है? एक बार इसको नोट करते हैं ना, नोट करते हैं और वापस से समझते चलते हैं, करंट तक आते हैं, फिर इसके बारे में भी वो सारी बातें करेंगे जो आपने एल सर्किट के बारे में की हैं। देखिए दिमाग लगाइए, हेडिंग डालना है आप सब, शुद्ध धारतीय परिपथ या सी परिपथ जो भी लिखना है अपने को, समझ जाओगे आप ना। लिख ले हेडिंग, तीनों सर्किट इंपॉर्टेंट है, ये आर और जिसमें आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एल और सी दोनों काम के हैं ना, बहुत काम देते हैं। शुद्ध धारतीय युक्त परिपथ, धारिता युक्त परिपथ एक ही बात है। तो लिखिए आप इसमें कि माना सी धारिता का संधारित्र चित्रानुसार प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है, जिसकी वोल्टता कितनी मालूम, B बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। यही तो मानते आए हो आप। समीकरण नंबर 1 नाम दे दो और इसका डायग्राम बना दो कि ये तो हो गया संधारित्र, सी लिख दे इसके ऊपर, और यहां हमने कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? सी धारिता का संधारित्र चित्रानुसार एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है, जिसकी वोल्टता कितनी मान लिया आपने, B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको कैसे भी करके संधारित्र का वोल्टेज निकालना है, तभी तो करंट निकलेगा। आर था तो आपने बी आर बराबर आई आर कर दिया, एल भी आप चैप्टर नंबर 9 में निकाल चुके हो, एल डी आई अपॉन डी टी। संधारित्र की अगर मैं बात करूं बच्चों, सोचना, तो संधारित्र के लिए सूत्र क्या है, सी बराबर क्यू अपॉन वी। तो निकालना उद्देश्य आई है, आई नहीं है पर आई का संबंधित क्यू है ना, क्यू इज इक्वल टू सी वी, और अगर वी का मान ऊपर जमा दें, क्योंकि बी इज इक्वल टू आपने कितना माना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्यू की वैल्यू आ गई, पर हमें तो आई तक पहुंचना है ना, तो आई का सूत्र है डी क्यू अपॉन डी टी, और अगर इसमें वैल्यू जमा के देखूं मैं, डी अपॉन डी टी, क्यू की वैल्यू है सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। आप चूंकि समाकलन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो टी की टर्म को छोड़कर सब बाहर निकाल लो, सी और बी नॉट बाहर, डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। बताइए यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? धारिता के लिए सूत्र आप सब जानते हो ना, सी बराबर क्यू अपॉन बी, उसी का यूज किया मैंने। क्यू निकाला पहले तो, और जब क्यू हाथ में आ गया तो आप सब जानते हो, बहुत पढ़ाया है मैंने ये, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी होता है। मतलब आपको अवकलन करना होगा, मतलब आपको इसका अवकलन करना होगा। तो देखिए आई इज इक्वल टू सी बी नॉट कॉन्स्टेंट है, चुपचाप बाहर बैठ जाएगा। अवकलन साइन का करना है, तो साइन का अवकलन कितना आता है, कॉस ओमेगा टी,
और इनटू में ओमेगा और करना होगा बच्चों, ओमेगा टी का ओमेगा आएगा। आई इज इक्वल टू ओमेगा को यहां कनेक्ट करो, ओमेगा सी बी नॉट नजर आ रहा है, साथ में कॉस ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू बी नॉट तो अपना ही है, क्या इसको 1 ओमेगा सी लिख दें, और कॉस को चेंज करने का तरीका है साइन π/2, बाहर चिन्ह प्लस का है इसलिए प्लस ओमेगा टी। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखोगे। आप चाहो तो आप उल्टा करके देखना, आप इसको कॉस है साइन π/2 माइनस ओमेगा टी करके देखना, आपका आंसर गलत आएगा कन्फर्म। आप सब जानते हो कि 1 ओमेगा सी तो एक्स सी है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात। तो बच्चों जो बी नॉट अपॉन 1 ओमेगा सी है, क्या ये आई नॉट बन जाएगा, और साइन अगर मैं ओमेगा टी को पहले लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं, उससे ये की बात है खैर, प्लस π/2। तो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है ये करंट का मिला है। 3 सर्किट आपके सामने हो चुके हैं। आर जब आपने पढ़ा था तो आप वोल्टेज तो तीनों में ही बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी लेके चले हो, पर जब आपने आर पढ़ा था तो करंट कितना आया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब आपने एल पढ़ा तो चूंकि करंट पीछे था ना, उसमें आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी में से π/2 माइनस किया, अब करंट आगे है। तो एक स्टेटमेंट तो ये तैयार होता है कि शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ में, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ में प्रत्यावर्ती बोल्टता कॉमा लगाना, प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कोण पीछे होती है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ आप? याद रहेगा ना आपको, हमेशा बार बार इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कल से एक चीज़ याद रखना आपको, बी आर करंट की दिशा में, बी एल आगे π/2 कोण, बी सी π/2 कोण पीछे, ठीक है ना। एक बार आप यहाँ तक ये सारी चीज़ें नोट कर लें। अब आपको इजी लगना चाहिए भाई, क्योंकि जैसा आपने एल सर्किट पढ़ा है बिल्कुल सेम टू सेम सी सर्किट है। नोट करें जल्दी से। ठीक है, अच्छा वो ग्राफ मैं आपको बनवा चुका हूँ तो बार बार बनाने की उनको कोई ज़रूरत है नहीं है। एक्स एल का ऐप के साथ ग्राफ समानुपाती आया था, एक्स सी का ऐप के साथ ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती आया था ना, वो सब मैं आप क्लियर करवा चुका हूँ पहले से। आगे देखिएगा, ये कहानी तो ये हो गई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि भाई जो आर परिपथ है उसमें तो वोल्टता धारा की दिशा में हो गई, एल में वोल्टेज बी एल आगे होता है तो धारा पीछे है, और सी में वोल्टेज यानी कि बी सी पीछे होता है, धारा आगे होती है। ये बात मैं कर चुका हूँ ना। और कलांतर कितना आया है इसमें, π/2। आर में कलांतर 0, एल और सी में कलांतर कितना आया है, π/2, ठीक है। अगर मैं शक्ति 6 की बात करूं भाई, देखना, शुद्ध धारतीय परिपथ में शक्ति 6 P बराबर BI cos थीटा, BI cos π/2, तो पावर कितनी आती है भाई साहब, 0 आती है। याद करो, आर में अधिकतम शक्ति वह था, एल और सी में पावर कितनी आई है, 0। और दूसरी बात, इसके अगर मैं फेजर आलेख की बात करूं, आप खुद सोच सकते हो क्या फेजर आलेख, आप बताओ तो क्या करूं। सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए भाई ना। तो सबसे पहले तो 2 अक्ष बनेंगे, इसमें बताओ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु, और सबसे पहले हम बनाएंगे वोल्टेज,
क्या बनाएंगे? वोल्टेज। और वोल्टेज का कोण है ओमेगा टी, क्योंकि B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी है ना। तो वोल्टेज का कोण कितना है? ओमेगा टी। अब आपको करंट डिजाइन करना है। सुनना, अगर R परिपथ था तो करंट वोल्टेज की दिशा में था। विचार करो बच्चों। L परिपथ में मैंने कहा BL आगे तो करंट पीछे, और पीछे का मतलब आपने क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब देखना, C परिपथ में कौन आगे कौन पीछे, ये BC लिख दो चलो इसको। C परिपथ में कौन आगे कौन पीछे, तो आप देखोगे कि C परिपथ में तो वोल्टेज पीछे है, वोल्टेज पीछे है π/2 कोण, वोल्टेज पीछे है मतलब करंट आगे है, और करंट आगे है इसका मतलब इधर ये करंट आई। कोण कितना है? π/2। ये कोण π/2। खत्म क्या? तो ये आपका फेजर आरेख हो गया। बस एक बात सोचनी है कि वोल्टेज बनाने के बाद करंट किस दिशा में बनाया जाए। तो करंट चूंकि आगे था तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। इसी में आप किरण आरेख भी बना सकते हो। देखना किरण आरेख, किरण आलेख। तो आप किरण आलेख कैसे बनाओगे? T0 मैंने बताया ना कि एक तो आप नॉर्मल बना ही दो, एक तो आप नॉर्मल बना ही दो। इसे बोल देंगे B नॉट, इसे बोल देंगे -B नॉट। ये तो हो गया वोल्टेज का। करंट के लिए चिन्ह कर लो I नॉट और -I नॉट। यहां तक समझ में आया? अब आप देखो कि करंट तो आगे है, करंट तो आगे है। जब वोल्टेज 0 से स्टार्ट हुआ तो करंट कहां से स्टार्ट होगा? 4 इससे कर दिया, वही पहले की तरह है ना। 0 का मतलब 0 से आगे प्लस से, फिर यहां 0 पर, फिर इस पर माइनस पर, फिर 0 पर, और फिर प्लस पर। सीधी सी बात है। और इनको एक जावक्रीय फॉर्मेट में मिला दो तो ये समीकरण किसका बन जाएगा? करंट का। बच्चों समझना, बहुत ध्यान देकर पूरी कहानी अपने कॉन्सेप्ट से क्लियर करना। क्लियर है? तो ये अपना हो गया कौन सा? एल सर्किट। बच्चों एक बार ना रिवाइज जरूर करना। यहां आपके 3 सर्किट पूरे हो जाते हैं, आर, एल और सी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। बाकी अपन आगे की चर्चा अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब आप इसे नोट कर लें आराम से। ठीक है।